स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स। बहुत बेसिक चैप्टर है और चैप्टर 2 में भी ये बहुत काम आने वाला है। इसकी एप्लीकेशंस बहुत है मैथमेटिक्स में, तो बहुत ध्यान से पढ़ें इसको, क्योंकि इसके एप्लीकेशन ज़्यादा है और चैप्टर भी थोड़ा सा लेंदी है, मतलब ईजी है बट लेंदी है। तो चालू करते हैं। हमें पढ़ना है सेट्स के बारे में, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेट्स होता क्या है। तो हम सेट्स की डिफाइन देख लेते हैं। सेट्स की डिफाइन होती है वेल डिफाइंड कलेक्शन। किसका? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसको हम क्या बोलेंगे? सेट्स। वेल डिफाइंड से क्या मतलब है यहाँ पर? वेल डिफाइंड मतलब जिसको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया हो, उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। अगर मैं आपको बोलूं मेरे सामने बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे सामने क्या क्या है। बट मैं आपको बोलूं मेरे सामने मोबाइल है, मेरे सामने वॉल है, मेरे सामने बोर्ड है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वही होगा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब हमें देखना होगा कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ध्यान में रखना होता है, तभी हम अच्छी तरीके से सेट को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? हम बोलते हैं एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड मेंबर्स। क्या क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड मेंबर्स। तो ये सब होता क्या है? ये सब पर्यायवाची शब्द है। क्या है? दीज आर सिनोनिम्स टर्म्स। क्या है? सिनोनिम्स टर्म्स, यानी पर्यायवाची शब्द है। जो एलिमेंट्स है वही ऑब्जेक्ट और वही मेंबर है। एक ही, मतलब जो एलिमेंट हम लिखते हैं सेट के अंदर, उसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, मेंबर भी बोलते हैं। कोई भी कुछ भी बोले तो हमें कोरिलेट करना होगा कि हाँ ये बोल रहा है। सेकेंड, कि सेट्स जो होते हैं वो यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट होते हैं। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। किससे डिनोट करते हैं हम सेट्स को? कैपिटल लेटर से। सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, पर जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? बाय स्मॉल लेटर। तो नेक्स्ट पॉइंट वही होगा कि जो एलिमेंट्स होते हैं are represented by small letters। किससे डिनोट करते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ अ सेट? बाय स्मॉल लेटर्स। तो ये हमारा फर्स्ट, देखो स्लाइड है जो आपको समझ में आ गई होगी। पहले हमने पढ़ा, डिफाइन पढ़ा सेट का। क्या होता है सेट? क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, पर कैसा कलेक्शन? वेल डिफाइंड कलेक्शन। उसके बाद हमने करी कि हमें कुछ बातें याद रखनी होती है जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या होती है कि एलिमेंट, ऑब्जेक्ट और मेंबर जो है वो सिनोनिम टर्म्स है। सेट जो है वो किससे डिनोट होते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट होते हैं। और एलिमेंट्स होते हैं सेट के, वो किससे डिनोट होते हैं? बाय स्मॉल लेटर्स। तो ये कुछ बातें थी जो हमें ध्यान में रखनी होगी जब हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये डेफिनेशन ऑफ सेट। अब हम आगे देखते हैं। क्या देखेंगे अब हम आगे? एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स
particularly used in mathematics, particularly used in मैथ्स लिखा हूँ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ सेट्स पर्टिकुलरली यूज्ड इन मैथ्स। तो क्या होती है ये एग्जांपल ऑफ सेट्स? हमने कुछ वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को क्या कर दिया है, उनको टर्म दे दी है कि हम मैथमेटिक्स में इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं बात करूं एन, तो एन को हम मैथ्स में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, हम सेट में जब एन को यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। उसके बाद मैंने लिखा आर, तो आर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स आर इरेशनल और रैशनल नंबर। रियल नंबर किससे बनते हैं, रैशनल और इरेशनल को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। हम बात करते हैं जेड। जेड को क्या काम में लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। बात करते हैं आगे एन आर क्यू, एन आर जेड और हमारा क्या बचता है क्यू। क्यू क्या काम में आता है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। क्या काम में आता है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। तो क्या क्या काम में आते हैं ये बहुत जरूरी है। नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करेंगे, रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करेंगे, इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करेंगे और रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करेंगे। ये बहुत ज्यादा आगे काम आएंगे अभी, क्योंकि इनको हम सेट में बहुत ज्यादा, सेट बिल्डर फॉर्म में खासकर बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, तो इन्हें याद रख लो। अब मैं बात करूं कि मैंने लिख दिया इस तरह से कुछ आर प्लस, तो इसका मतलब क्या होएगा, इसका मतलब होएगा पॉजिटिव। क्या मतलब होगा इसका, पॉजिटिव रियल नंबर्स होएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। नेचुरल नंबर तो ऑब्वियसली सारे पॉजिटिव होते हैं, तो उसके आगे पॉजिटिव के साइन जरूरी नहीं लगता है। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स को मैंने लिख दिया पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। आगे बात करें क्यू, तो क्यू के आगे भी प्लस लग सकता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इन तीनों के आगे हम क्या लगा सकते हैं, प्लस का साइन लगा सकते हैं। और दो और सिंबल, दो और मतलब होते हैं, वो होते हैं डब्ल्यू और टी। तो डब्ल्यू जो हमारे काम में आता है वो आता है सेट ऑफ होल नंबर्स। किसके लिए, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। और सिमिलरली ये किसके लिए काम आता है, टी फॉर इरेशनल नंबर्स। टी किसके लिए काम आता है, फॉर इरेशनल नंबर्स। ये बुक में नहीं गिवन है पर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आगे फॉर इरेशनल नंबर, तो ये समझ में आ गया। एन किसके लिए काम आएगा, नेचुरल नंबर। आर किसके लिए, रियल नंबर। जेड किसके लिए, इंटीजर्स। क्यू किसके लिए, रैशनल नंबर्स। तो जो कंफ्यूज होते हैं हम वो आर और क्यू में होते हैं कि आर किसके लिए होता है और क्यू किसके लिए होता है। तो आर जो होता है वो रियल नंबर्स के लिए होता है और क्यू जो होता है वो रैशनल नंबर्स के लिए होता है। हम रैशनल नंबर की डिफाइन में भी पढ़ते हैं कि जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो उससे कोरिलेट करो इसको थोड़ा और इसको इस तरह से याद रखो कि हाँ q किसके लिए आता है, रैशनल नंबर्स के लिए। r किसके लिए आता है, रियल नंबर्स के लिए।
तो ये क्या है, कुछ एग्जांपल है सेट्स के जो सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई होते हैं। फिजिक्स में अगर इसका कोई मतलब नहीं है कि n नेचुरल नंबर ही होगा, r रियल नंबर ही होगा, फिजिक्स से इसका कोई मतलब नहीं। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीशन। क्या देखेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीशन। एप्लीशन क्या है? एप्लीशन एक ग्रीक सिंबल है जो किसके कॉम्बिनेशन से बना है? सी और ई के। ये सी बनाया और इसके बाद मैंने एक यू कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये एप्लीशन का सिंबल है। कैसे? सी बनाया और उसके बाद ई की लाइन खींची, तो ये क्या हो गया हमारा? एप्लीकेशन, एप्लीशन। क्या हो गया? एप्लीशन। ये क्या है? एक ग्रीक सिंबल है। क्या है? ये एक ग्रीक सिंबल है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या मतलब होता है बिलोंग्स टू? पर जब मैंने इसके आगे एक कट लगा दिया, इसके ऊपर हल्का सा एक कट कर दिया, तो इसका मतलब बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये हो गया बिलोंग्स टू, ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा ही है, अब हमें क्या करना है? इसको इंटरप्रेट करना है। पहला मैंने ले लिया ये, तो मुझे इसको इंटरप्रेट करना है, तो करते हैं इसको इंटरप्रेट। कैसे करेंगे? ए को ए लिख देंगे। ये क्या है? यहाँ देखो, इसका मतलब क्या होता है? मतलब जो है वो लिख दो। क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, इसका मतलब बिलोंग्स टू उतार दिया। फिर क्या बचा हमारा? कैपिटल ए, तो हमने कैपिटल ए को भी लिख दिया। तो क्या बन गया हमारा सेंटेंस? ए बिलोंग्स टू ए। क्या बन गया हमारा सेंटेंस? ए बिलोंग्स टू ए। मतलब स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए का है। क्या है? कैपिटल ए का है। मैं बोलूं पेंसिल बिलोंग्स टू मी, तो पेंसिल किसकी है? मेरी है। तो ये एलिमेंट स्मॉल ए किसका है? बड़ा ए। यानी मैं इसको कैसे लिखूंगा सेट की फॉर्म में? इस तरह से। हमने बात करी थी कि पॉइंट्स टू रिमेंबर में, कि जो सेट्स हम डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं? ऑलवेज विद कैपिटल लेटर। और एलिमेंट जो होता है सेट का, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? विद स्मॉल। तो ये वही है। और हम जो एलिमेंट्स उनको किस में बंद करते हैं? एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सेकंड मैंने एक और सेंटेंस लिखा, उसमें मैंने लिख दिया ए, ये और ये। तो अब मैं इसको इंटरप्रेट करता हूं, तो क्या हो जाएगा? ए डज नॉट बिलोंग्स टू, A does not belongs to A। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? तो मैंने ये तो लिख दिया A, इसको मैंने यहां से उतार दिया डज नॉट बिलोंग्स टू, और वापस से मैंने इस कैपिटल ए को उतार दिया। इसका मतलब क्या हुआ? या इसको हम कैसे रिप्रेजेंट? इसको हम दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो हम लिख सकते हैं कि ये सेट खाली है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि इस सेट में बी है या सी है। इसमें इस सेट में एलिमेंट बी है, एलिमेंट सी है, हमें कुछ पता नहीं है। सिर्फ ये बोला है कि इस सेट में एलिमेंट ए नहीं है, तो एलिमेंट ए को छोड़ के सारे एलिमेंट है या तो, पर ये इंफॉर्मेशन इधर गिवन नहीं है। तो हम इसको क्या लिख देंगे? इस तरह से लिख देंगे कि हमें पता नहीं है इसके अंदर क्या क्या है। इसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे कि इसके अंदर कुछ भी नहीं। अगर हमें यहाँ पर दिया हुआ होता
इसी के आगे कॉमा लगा कि बी बिलोंग्स टू ए, तो हम अंदर क्या लिखते हैं बी, पर यहाँ नहीं गिवन है। अब आगे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए से, ए में एलिमेंट ए नहीं है, क्या है, एलिमेंट ए जो है वो सेट ए में नहीं है। क्या कर दिया मैंने, क्रॉस कर दिया है, इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू के ऊपर मैंने हल्का सा क्रॉस लगा दिया। तो इससे मुझे क्या पता पड़ गया कि एलिमेंट ए जो है वो सेट ए में नहीं है। तो ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है एप्लीशन का। इस सिंबल को हम एप्लीशन बोलते हैं। ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है, सी और ई के कॉम्बिनेशन से बना है, याद रखने के लिए। क्या है, ये ग्रीक सिंबल है, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। पर जब हम इस पे कट लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब। अब जो ये किया है हमने, इनको इंटरप्रेट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में ये स्टेटमेंट्स भी हम यूज करेंगे। आगे देखते हैं। आगे हम क्या देखेंगे, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, किसका रिप्रेजेंटेशन, ऑफ सेट्स। तो सेट्स को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड हमारे एनसीईआरटी में गिवन है वो क्या है, रोस्टर फॉर्म। क्या है वो, रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में होता क्या है, इसमें सारे एलिमेंट होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, उसके बाद समझाता हूं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, comma, elements are being, elements are being separated by commas। किससे सेपरेट करते हैं, बाय commas से हम एलिमेंट्स को जो है वो सेपरेट करते हैं। और क्या होता है, एंड एलिमेंट्स आर enclosed within curly braces या फिर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस या फिर ब्रैकेट्स। तो स्टेटमेंट तो मैंने लंबी चौड़ी लिख दी जो एनसीईआरटी में गिवन है। भाई इसका मतलब क्या होता है, क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को जो है हम लिस्ट कर देते हैं। लिस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उनको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। ये मेरा कोई सेट है, इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले एलिमेंट्स है मेरे ए बी सी, सपोज ये 3 एलिमेंट्स है मेरे सेट में। मैंने इनको क्या कर दिया, लिस्ट करके कॉमा से सेपरेट कर दिया, और क्या कर दिया, इनको मैंने बंद कर दिया, किसमें, ब्रैकेट्स में। हम बाजार में सामान लेने जाते हैं तो हम सारा सामान किस में डालते हैं, थैली में। वैसे ही हम सारे एलिमेंट्स को किस में पैक कर देंगे, विद इन कर्ली ब्रैकेट, ताकि ये बाहर ना आ जाए। इस तरह से समझो कि हम कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, एलिमेंट्स को सेपरेट कर देते हैं बाय कॉमास। एलिमेंट को सबसे पहले लिस्ट करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, एंड एनक्लोज विद इन ब्रैकेट्स। तो यही ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो सेट में हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, कॉमा, फिर देखो सेपरेट, आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, एंड एलिमेंट्स आर एनक्लोज विद इन कर्ली ब्रेसेस या ब्रैकेट्स। तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। अब हमें एक और फॉर्म पढ़नी है, ये तो मैंने रोस्टर फॉर्म लिख दी। अब हमारे जो कोर्स में है वो 2 फॉर्म दी गई है, रोस्टर तो पढ़ लिया हमने। अब हमें पढ़नी है एक और फॉर्म जो कि है सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि सबसे हार्ड है, मतलब रोस्टर फॉर्म से हार्ड है।
सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है? इसमें होता है, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं पिछली बार की तरह, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single common property। क्या होता है? possess a single common property which is not possessed by any element outside it या outside the set, outside it को उधर ही लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस चाहिए इसको एक्सप्लेन करने में। तो स्टेटमेंट क्या है? सारे एलिमेंट को, जो सेट के सारे एलिमेंट है वो क्या करते हैं, उनकी एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है, उसी वजह से वो इस सेट में है। अगर ये सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी उनमें नहीं है तो वो सेट में नहीं होंगे, और वो प्रॉपर्टी और किसी एलिमेंट से नहीं मिलेगी। जो मैं तो हम एग्जांपल देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का, तो होता क्या है कि एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी से एलिमेंट जो है वो सारे उस सेट में होते हैं, और वो कॉमन प्रॉपर्टी और किसी एलिमेंट के अंदर नहीं होंगी जो इस सेट में नहीं है। तो एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल मैंने यूं ही ले लिया ताकि समझाने के लिए कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है, और तो ये मैंने एक प्रॉपर्टी दे दी, क्या कि जो एक्स है वो 3 से जो है बड़ा है और 7 से छोटा है, और क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो एक ही पॉसिबल वैल्यूज, ये क्या कर दिया मैंने, एक कॉमन प्रॉपर्टी हो गई कि x क्या है? एक नेचुरल नंबर है, ये कॉमन प्रॉपर्टी कि सारे नेचुरल नंबर्स होंगे वो, और ये एक प्रॉपर्टी पूरी क्या है? एक प्रॉपर्टी है कि जिसमें तीन, जो x है वो 3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। तो क्या वैल्यूज हो सकती है x की इस प्रॉपर्टी के बाद? 4, 5 और 6, तीन ही वैल्यू हो सकती है। तो मैंने क्या किया, इसको रोस्टर फॉर्म में कर दिया। क्या कर दिया रोस्टर फॉर्म में? 4, 5, 6। ये मेरा क्या है? रोस्टर फॉर्म। ये है मेरा रोस्टर फॉर्म, और ये मेरा क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या हो गया मेरा? सेट बिल्डर फॉर्म। अगर ये क्लियर है तभी हम नेक्स्ट पार्ट में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये जितना मैंने पढ़ाया है ये 1.1 एक्सरसाइज करने के लिए बहुत है। अब सबसे पहले ये जो करा दिया मैंने, इसमें इसको पढ़ने का भी एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक देखते हैं सबसे पहले कि ट्रिक क्या होता है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन मैंने करके बताया आपको इसका। अब इसको मुझे पढ़ना है, तो मैं इस कर्ली ब्रैकेट की ओपनिंग को क्या पढ़ूंगा? द सेट ऑफ ऑल। क्या पढ़ूंगा? द सेट ऑफ ऑल। इस x को मैं यूं क्यों पढ़ लूंगा? x। इस सेमीकोलन को मैं क्या पढ़ूंगा? इसको मैं पढ़ूंगा सच दैट। क्या पढ़ूंगा मैं? सच दैट। इस x को यूं क्यों x पढ़ूंगा? इज अ नेचुरल नंबर। क्या है? x एक नेचुरल नंबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है और उसके बाद वो कि वो प्रॉपर्टी में यहाँ ये मैंने इसको इज अ नेचुरल नंबर को मैंने कुछ इस तरीके से उतारा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और क्या किया, वेयर क्यों इस प्रॉपर्टी को उतार देंगे। तो मैं इस तरह से पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन 3 बट स्मॉलर देन 7। तो x नेचुरल नंबर भी है, 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो ये हमारा पढ़ने का ट्रिक होता है। सेमीकोलन को हम क्या बोलेंगे, दो चीजें हमेशा याद रखनी कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल, सेमीकोलन को कैसे पढ़ लेंगे, सच दैट। तो ये दो मेन थी प्रॉपर्टी, आपको अपने हिसाब से बनानी होगी सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कोई कॉमन प्रॉपर्टी जो हर एलिमेंट में लगेगी, जैसे मैंने किया 4, 5 और 6। तो देखो नेचुरल नंबर है तीनों, लग रही है ये प्रॉपर्टी, 3 से बड़े हैं तीनों, ठीक है, 7 से छोटे हैं तीनों, सब में एक प्रॉपर्टी लग रही है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसमें ये पूरी प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये क्या हो गया, ये एक कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। तो ये क्या है, हमने पढ़ लिया पार्ट 1 जो कि एक्सरसाइज 1.1 के लिए काफी है मैं सोचता हूँ, और ज्यादा ही करा दिया है, कुछ करा दिया है जो कि हमारी 1.2 में भी काम आएगा। तो 1.1 सॉल्व करने की ट्राई करें, नहीं होगा तो मैं उसके लिए भी वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू गाइज, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे वीडियो। थैंक यू।